हेलो फ्रेंड्स, संति स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, पहला घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या होता है इसके बारे में मैं आपको पहले के लेक्चर में बता चुकी हूँ। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है पार्ट 2। आज हमारा कौन सा लेक्चर है? पार्ट 2। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा होगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसे देखें, फिर आप सेकेंड लेक्चर पे आए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं परिक्रमण गति के बारे में। परिक्रमण गति। दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी मंदिर के चारों ओर घुमा होगा, यानी आप परिक्रमा किए होंगे, तो आप उसको बोलते हैं परिक्रमा करना। ठीक वैसे ही जो हमारी पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो परिक्रमण किसको बोलेंगे? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? कहलाता है परिक्रमण गति। अब जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है, चलिए पहले हम लोग सन बना लेते हैं। मान लीजिए कि पहले हमारे यहाँ पे सन है, ये क्या है? सूर्य है, और यहाँ पे है हमारी पृथ्वी, यहाँ पे अर्थ है। अब अर्थ क्या करती है? अब इसके चारों ओर ऐसे घूमती है। अब यही कहलाता है परिक्रमण गति। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो पृथ्वी है वो कौन सी दिशा में घूमती है, यानी ये कहाँ से शुरू करती है घूमना? ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। जैसे जो घूर्णन गति था उसमें भी जो पृथ्वी थी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ठीक वैसे ही परिक्रमण गति में भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। इसका घूर्णन किस दिशा में होता है? इसका डायरेक्शन है पश्चिम से पश्चिम, वेस्ट टू ईस्ट, ये इसका डायरेक्शन है। अब दोस्तों, अब जो पृथ्वी यहाँ से घूमती है तो यह एक दीर्घ वृत्ताकार पथ बनता है, यानी कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है। तो इसका पथ क्या है? दीर्घ वृत्ताकार। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलिप्टिकल। इस पथ को बोला जाता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक चीज और, कि जैसे जो अगर मान लीजिए हमारी पृथ्वी अगर यहाँ पे एक वृत्त का निर्माण करती तो हर जगह से पृथ्वी की दूरी एक समान होती। एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लीजिए सन है और पृथ्वी ऐसे घूम रही है, यहाँ पे पृथ्वी है और ये एक वृत्त बना रही है। तो वृत्त में क्या होता है कि जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होती है, वो हर जगह से एक समान होती है। मान लीजिए ये वृत्त है, तो जो इसकी त्रिज्या होगी आप कहीं से भी लेंगे तो इसकी त्रिज्या एक बराबर ही होगी। और मान लीजिए जब हमारी पृथ्वी अगर वृत्त बनाती इसके चारों ओर, तो इसकी जो दूरी है सूर्य से वो हर जगह एक समान होती। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पृथ्वी है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे घूमती है, यानी कि ये एक वृत्त नहीं बनाती। वृत्त बनाती है लेकिन एकदम गोल एकदम वृत्त नहीं बनाती, जिसके वजह से जो इसकी दूरी है वो कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम है। अब जैसे कि अब जो हमारी पृथ्वी है, अगर यहाँ पे अगर पृथ्वी आ जाती है तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे आ गई तभी भी इसकी दूरी कम हो जाएगी। लेकिन जब हमें पृथ्वी यहाँ पे चली जाती है या फिर यहाँ पे आती है तो इसकी दूरी बढ़ जाती है। तो जो ये घटना है इसी को उपसौर और अपसौर की घटना के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछता भी है कि उपसौर घटना किसको बोलते हैं या फिर अपसौर की घटना किसको बोलते हैं। तो आप अगर पूछे कि उपसौर किसे बोलते हैं तो आप बताइएगा, जिस समय पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है उसको बोलते हैं उपसौर। अपसौर की घटना किसको बोलते हैं? अपसौर की घटना में जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी बढ़ जाती है। अब ये घटना कब देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है उपसौर की घटना, ये घटना देखने को मिलती है
2 से लेकर 5 जनवरी के बीच में। कई बुक में 2 से लेकर 5 जनवरी के बीच में दिया है, कहीं पे तो डायरेक्ट 3 जनवरी दे दिया है। तो एग्जाम में अगर इसके बीच में कोई आता है तो आप उसको लिख लीजिएगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पता चल गया उपसर्ग किसको बोलते हैं। उपसर्ग में क्या होता है, कम दूरी होता है। अगर हम लोग अपसर्ग की बात करें तो अपसर्ग किसको बोलेंगे, अपसर्ग में क्या होता है कि जो दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी की वो बढ़ जाती है। इसमें दूरी क्या हो जाएगी, दूरी इसमें बढ़ जाएगी। और ये घटना देखने को मिलती है 4 से लेकर 7 जुलाई के बीच में। किसी बुक में तो डायरेक्ट 5 जुलाई दे दिया है। इस प्रकार से अब इसको हम लोग इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इसका एक ट्रिक है, ऐसे जैसे कि जो उप है, इसके आगे उप दिया है तो उप का मतलब होता है छोटा। तो दोस्तों जब छोटा जब आएगा यहाँ पे उप आएगा तो इससे आप समझ सकते हैं कि छोटा यानी कम दूरी। तो जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे, उपसौर बोलेंगे। अपसौर मतलब ज्यादा, अप मतलब ज्यादा। जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी ज्यादा होगी यानी अधिक होगी तो उसको क्या बोलेंगे, अपसौर की घटना बोलेंगे। अब जो इसका डेट है 3 जनवरी और यहाँ पे 5 जुलाई, आप इसको लेकर चलिए 3 जनवरी और 5 जुलाई। इसको भी लर्न करने का एकदम आसान तरीका है। तो दोस्तों ऐसा तरीका है कि जैसे जो जनवरी है, जो ये मंथ है, ये पहले आता है और जो जुलाई है वो बाद में आता है। तो जो पहले आता है यानी कि जो छोटा है यानी उपसौर, उप में क्या होता है, पहले आता है। और बड़ा जो है जुलाई ये बाद में आता है। और नंबर की भी बात करें तो 3 है, यहाँ पे 5 है और किसी बुक में यहाँ पे 4 जुलाई भी दिया रहता है। तो इस प्रकार से तभी भी 3 से 4 भी ज्यादा है, 5 भी ज्यादा है। तो इस प्रकार आप लर्न कर सकते हो कि 4 जुलाई क्या है, 4 जुलाई कब घटना होगी, ये अपसौर की घटना है। और 2 जनवरी या 5 जनवरी के बीच में 3 जनवरी को ये घटना कब होती है, उपसौर। इस घटना को बोलते हैं उपसौर की घटना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो कितना समय लगता है। तो इसको समय लगता है 365 दिन और 6 घंटा का समय लगता है। ये कितना समय लगता है, तो इसको समय लगता है 365 दिन और 6 घंटा। यानी कि अगर हमारी पृथ्वी एक जगह से घूमना शुरू करे तो अगर फिर से वो जगह पर उसको आना है तो कितना समय लगेगा, 365 दिन लगेगा और 6 घंटा लगेगा। तो दोस्तों इसके वजह से ही वर्ष होता है। आपको पता होगा कि एक वर्ष में 365 दिन होता है। तो यानी कि इसके वजह से किसका निर्माण हो रहा है, वर्ष का निर्माण हो रहा है। इसलिए जो परिक्रमण गति है इसको वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। कौन सी गति, वार्षिक गति। क्योंकि इससे वर्ष का निर्माण होता है। अब तो आपको पता होगा कि वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। लेकिन जो 6 घंटा होता है ये भी होता है, लेकिन हम इस 6 घंटे को जोड़ते नहीं है, इसको बचा के रखते हैं। पहले साल बचा के रखते हैं, फिर दूसरे साल, तीसरे साल और फिर चौथे साल में क्या करते हैं, इसको जोड़ के एक दिन बना देते हैं। जैसे कि 6 घंटा यहाँ पे एक साल में हुआ तो दूसरे साल में कितना होगा, 12 घंटा हुआ। तो तीसरे साल में कितना होगा, 18 घंटा और चौथे साल में 24 घंटा। तो यानी कि 6 4 करेंगे कितना होगा, 24 घंटा होगा। और आप सभी को पता है कि एक दिन में 24 घंटा होता है। यानी कि 24 घंटा किसके बराबर है, यह बराबर है एक दिन के, एक दिन के बराबर है। तो 4 साल बाद हम लोग इसको एक दिन और जोड़ देंगे। मतलब जब 365 दिन एक साल में हुआ करता था, अब वो चौथे साल 365 की जगह पे 366 366 इतना दिन होगा। अब ये आता है कि जो ये एक दिन है वो किस मंथ में जोड़ेंगे, किस महीने में जोड़ेंगे। तो ये जोड़ा जाता है फरवरी के मंथ में। आप सभी को पता है कि अगर हम ऐसे देखें तो जो फरवरी का मंथ है उसमें 28 दिन होता है। लेकिन जो चौथे साल देखा जाए जब वो उसमें एक दिन जोड़ दिया जाता है तो वो हो जाता है 29 दिन का। तो फरवरी कब होगा,
जो फरवरी है वो 29 दिन का हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर्स। लीप ईयर्स क्या होता है? लीप ईयर्स एक ऐसा साल होता है जिस साल में एक दिन बढ़ा दिया जाता है और उस साल में जो फरवरी का महीना है उसमें 28 दिन की जगह पे 29 दिन होता है। तो यहाँ तक आपको समझ हो गया। अब एक चीज और कि जैसे जो हमारी पृथ्वी है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसके वजह से दिन रात होता है। लेकिन जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो उसका प्रभाव क्या होगा? तो उसका प्रभाव पड़ता है कि सीजन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। अब ये कैसे होती है हम लोग इसको भी देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले जानने से पहले कि सीजन फॉर्मेशन कैसे होता है, हम लोग दो कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट में हम लोग ये कंसिडर करेंगे जो पृथ्वी है वो अपने पे झुकी ही नहीं है। जैसे कि हम सभी को पता है या बुक में भी लिखा होता है कि पृथ्वी 37 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन हम नहीं मानते कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। हम लोग मानते हैं कि जो पृथ्वी का झुकाव है 0 डिग्री है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट रहेगा, जो पहला कंडीशन रहेगा उसमें पृथ्वी का झुकाव 0 रहेगा। दूसरे कंडीशन में हम लोग मानेंगे कि जो पृथ्वी है वो 37 डिग्री झुकी हुई है। तो अब दोनों कंडीशन में क्या क्या होता है, रिजल्ट हमें क्या मिलता है, हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग को पता है जैसे कि पृथ्वी का झुकाव 37 डिग्री होता है, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है कि हाँ होता है कि नहीं होता है, हमें देखना है। हम लोग एक समय तक मान के चलते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी हुई है। तो पहला कंडीशन क्या बोलता है? फर्स्ट कंडीशन बोलता है कि जिसका झुकाव है यानी जो अक्ष है तो वो कितना है? 0 डिग्री। दूसरा कंडीशन कहता है, सेकंड कंडीशन, कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो अगर जब पृथ्वी जब अपने अक्ष पर 0 डिग्री झुकी हुई है तो इसका प्रभाव क्या होता है? तो आप सबने एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति वृत्त के बारे में। तो जब मैं पहले वीडियो बनाई थी घूर्णन गति के बारे में तो मैं उसके बारे में बताई भी थी कि प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है। फिर भी हम लोग इस लेक्चर में इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। दोस्तों जो प्रदीप्ति वृत्त है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे अर्थ है, ये हमारा यहाँ अर्थ, ये है पृथ्वी और यहाँ पे है सन। अब सूर्य से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। अब जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी के आधे भाग पर गिरता है, यानी यहाँ तक नहीं आता बल्कि आधे भाग पर गिरता है। जो इसके सम्मुख जो पृथ्वी है यहाँ पे, जो यहाँ तक इसका आएगा वो यहाँ पे इसका प्रकाश गिरेगा। तो जो पृथ्वी पर आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश आता है यहाँ तक, और यहाँ पे क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। तो जो अंधेरा वाला पोर्शन है हम लोग इसको रात मानते हैं, और जहाँ पे प्रकाश है उसको क्या बोलेंगे? दिन बोलेंगे। अब दोस्तों, अब ये तो रात हो गया, ये दिन हो गया, यानी कि ऐसी रेखा जो दिन और रात को अलग करती है उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। उसको लाइन ऑफ द इल्यूमिनेशन भी बोला जाता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बोला जाता है। तो आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, द लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, LOI, ये वाला कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। मतलब कि जो एक ऐसी रेखा जो दिन रात को, एक अंधेरा और प्रकाश को अलग कर रही है, उसी को बोलेंगे लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति वृत्त। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लीजिए पृथ्वी का अक्ष है वो 0 डिग्री है, मतलब जो हमारी अर्थ है यहाँ पे, ये है अर्थ, और जिसका झुकाव है वो झुकी ही नहीं है, मतलब ये 0 डिग्री के अक्ष है। अब क्या होगा दोस्तों? अब यहाँ पे मान लीजिए जो सन है, ये रहा सन। अब इसका प्रकाश यहाँ तक जाएगा, आधे भाग तक जाएगा, यानी कि ये जो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है वो भी यहीं पे बनेगा। तो इस प्रकार से जो 0 डिग्री है जिसका अक्ष है वो भी यहीं पे है, और जो प्रदीप्ति वृत्त जो लाइन है, जो काल्पनिक लाइन है वो भी यहीं पे आ रहा है।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये एक लिख सकते हैं कि जो एक्सिस होगा, पृथ्वी का जो एक्सिस है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा LOI के इक्वल होगा, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। पहला यहाँ से रिजल्ट हमारा ये निकलता है। जो सेकेंड रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि जो दिन रात की अवधि होगी वो हर जगह समान होगी। आप देख ही सकते हैं, मान लीजिए इतना दिन है तो इतना ही रात है, इतना दिन है तो इतना ही रात है। जिस प्रकार से यहाँ पे दिन है उस प्रकार से यहाँ पे रात है। तो जो दिन और रात की जो अवधि है वो भी क्या है, एक समान है। दिन क्या है, रात के बराबर है। लेकिन अगर हम पृथ्वी पे देखें तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे कहीं-कहीं दिन बड़ा होता है, कहीं दिन छोटा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसा है ही नहीं कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, रॉन्ग है, गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी यहाँ पे तो जो दिन-रात की अवधि है वो बढ़ती और घटती रहती है। तो अब चलते हैं हम लोग सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या कहता है? सेकंड कंडीशन कहता है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये है अर्थ और ये कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। ये इसका झुकाव है। यहाँ पे तो है सन और इसके प्रकाश के वजह से ये लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ तक आ रहा है। यानी कि जो प्रदीप्ति वृत्त है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है वो यहाँ पे है। ये लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है, यहाँ तक इसका सूर्य का प्रकाश जा रहा है और ये क्या, इसका झुकाव है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो एक्सिस है वो इसके एक एक्सिस प्रदीप्ति वृत्त यानी LOI के इक्वल नहीं होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि दिन और रात की जो अवधि है यहाँ पे घटेगी और बढ़ेगी। यानी अगर इतना दिन है, यहाँ पर इतना दिन है तो जो रात की अवधि है क्या है, छोटी है। अगर यहाँ पे इतना दिन है तो यहाँ पर रात की अवधि छोटी है। यहाँ पर दोनों बराबर होगा क्योंकि जो इक्वेटर होता है विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होता है। जैसे हम ध्रुवों पर जाते हैं वैसे दिन की अवधि बड़ी हो जाती है और रात छोटी हो जाती है। आपको पता होगा कि जो उत्तरी ध्रुव है या फिर दक्षिण ध्रुव है तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। तो इस प्रकार से ये दिन की जो अवधि है वो घटती बढ़ती जाती है। तो जो सेकंड कंडीशन है वो ये कहता है कि यहाँ पे जो एक्सिस इज नॉट इक्वल टू LOI, इसके इक्वल नहीं होगा और जो दिन है वो भी रात के इक्वल नहीं होगा। हर जगह नहीं है, लेकिन जो विषुवत रेखा यहाँ पे तो इक्वल होता है लेकिन हर जगह इक्वल नहीं होता। तो हम लोग चलते हैं कि अब सीजन फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसा कि मैं अभी पहले बताई कि जो इसका परिक्रमण गति है इसके वजह से सीजन ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये कैसे होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा अर्थ हुआ, चलिए हम लोग यहाँ पे सन को बना देते हैं पहले। ये क्या है, सूर्य है। और एक और चीज दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बताई कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसका स्पीड क्या होता है। तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो जो इसका स्पीड होता है वो होता है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि वो 1 घंटे में 1,07,000 किलोमीटर तक चली जाती है। तो इसका स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका स्पीड है। तो ये आपको पता चल गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर इसका सीजन फॉर्मेशन कैसे होता है पृथ्वी पे। ये है सन। आप सभी को पता है कि अगर हम यहाँ पे सूर्य है तो जो पृथ्वी है इसका हमेशा दिशा बदलते रहता है। यानी ये किसकी स्थिति बदलती रहती है। अगर पृथ्वी यहाँ पे है तो कभी कभी रोटेट करके यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी। इस प्रकार से जो इसकी स्थिति है वो समान नहीं रहती, वो हरदम बदलती रहती है। तो एक समय के लिए मान लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पे पहुंच गई। ये पृथ्वी कहाँ पे, यहाँ पे है। अब क्या होगा
कि पृथ्वी तो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यानी ये क्या है, टेढ़ी है। तो जब पृथ्वी झुकी हुई है तो जो भी इक्वेटर होंगे वो भी सब तो झुके होंगे, ऐसे झुके हुए हैं। तो ये हम लोग 3 रेखाओं को कंसीडर करके चलेंगे। एक तो इक्वेटर 0 डिग्री लाइन, और जो उत्तरी ध्रुव में देखेंगे यहाँ क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों क्या होगा, जो इक्वेटर होता है वो क्या करता है, 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। ये क्या है, 0 डिग्री लाइन, इसी को इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इसमें हम 3 रेखा को लेकर चलेंगे। एक यहाँ पे जो होगा वो होगा कर्क रेखा, और जो नीचे होगा वह है मकर रेखा। जो कर्क रेखा है ये उत्तरी ध्रुव में होता है। जब 37 डिग्री पे जो रेखा खींची जाती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। लेकिन जब नीचे की ओर 37 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है दक्षिणी गोलार्ध में, उसको बोलते हैं मकर रेखा। इसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा। मकर रेखा, और ऊपर वाले को कर्क रेखा। अब क्या होगा, अब जो सूर्य है, अब इसका प्रकाश किस पर गिरेगा, इस पे गिरेगा, कर्क रेखा पे। कर्क रेखा पे इसका प्रकाश जाएगा, यहाँ पे कर्क रेखा पे। और जब कर्क रेखा पे इसका प्रकाश जाएगा तब क्या होगा कि जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे गर्मी होगी, यहाँ का तापमान बहुत अधिक होगा। लेकिन अगर जो निचले ध्रुव में देखें, दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है कम होगा, यानी यहाँ पे शीत होगा, यहाँ पे ठंडी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी। यहाँ पे गर्मी और यहाँ पे ठंडी होगा। तो जो ये स्थिति है ये कब होता है, ये होता है 21 जून को। 21 जून को ये स्थिति होता है जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कर्क रेखा पर गिरता है। तो क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी होती है। और ये जो स्थिति है वो कब देखने को मिलती है, 21 जून को मिलती है। इसलिए इसको ग्रीष्म अयनांत के नाम से भी जानते हैं, ग्रीष्म अयनांत। अब जैसे कि क्या होगा कि जब यहाँ पे इसका सूर्य का प्रकाश गिर रहा है तो जो दिन होगा वो लंबा होगा, जो रातें होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। तो जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर गिरता है तब दिन की अवधि बड़ी होती है और जो रात की अवधि होती है वो क्या होगी, छोटी होगी। अब यहाँ पे जो पृथ्वी अब यहाँ पे घूमते घूमते यहाँ पे पहुंच गई, पृथ्वी कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे। ऐसे पृथ्वी यहाँ पहुंच गए। तो इसमें भी हम 3 रेखाओं कंसिडर करते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर। तो ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री लाइन, ये क्या है, ये है मकर रेखा, और यहाँ पे है कर्क रेखा। अभी क्या होगा, अब जो सूर्य का प्रकाश है वो 0 डिग्री लाइन पे लंबवत गिरेगा, सीधा आएगा। इसके वजह से जो 0 डिग्री लाइन पे यहाँ से टेम्परेचर होगा, लेकिन जैसे नीचे की ओर ना ही यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर होगा, यानी ना ज्यादा गर्मी होगी और ना ज्यादा ठंडी होगी। तो यहाँ पर कौन सी ऋतु होगी, ये होगी बसंत ऋतु। बसंत ऋतु। और ऊपर देखिए तो ऊपर कौन सी ऋतु होगी, यहाँ पे होगी शीत ऋतु, शीत ऋतु। क्योंकि शीत ऋतु इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ठंडी होगी। तो इस प्रकार से इस मौसम का फॉर्मेशन हो रहा है, सीजन फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये जो स्थिति है, जब सूर्य पृथ्वी के इक्वेटर पर गिरता है, यानी भूमध्य रेखा पर गिरता है, तो सूर्य का प्रकाश, तो ये कब होता है, स्थिति ये होता है 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। अब मान लीजिए अब पृथ्वी यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे ये है अर्थ। यहाँ पे आ गए। इसमें भी हम लोग 3 रेखाओं कंसिडर करते हैं। पहला है कौन सा है, 0 डिग्री लाइन। दूसरा है वह है मकर रेखा, ये है कर्क रेखा। अब क्या होगा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो मकर रेखा पर गिरेगा। ये कौन सा रेखा है, मकर रेखा।
अब सूर्य का प्रकाश किस पे गिरेगा? मकर रेखा, जिसके वजह से अब यहाँ पे मकर रेखा पर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर होगा वो हाई होगा, जिसके वजह से यहाँ पर गर्मी होगी, यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा। लेकिन हम लोग कर्क रेखा में बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ठंडी होगा। तो इसलिए जो यहाँ पे मकर रेखा होता है, यहाँ पे ग्रीष्म होता है, यानी कि गर्मी होता है, और ऊपर में क्या होता है, ठंडी होता है। और ये जो स्थिति है ये कब होता है? 22 दिसंबर को। और इसलिए इसको शीत अयनांत के नाम से जानते हैं, शीत अयनांत। तो फिर से हमारी जो पृथ्वी है वो घूमते घूमते मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गई। अब यहाँ पे जब पहुंचेगी तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी, इसमें भी हम लोग 3 रेखा को बनाते हैं पहले। यहाँ पे हो गया इक्वेटर, ये हो गया, ये कौन सा रेखा हो गया, ये हो गया कर्क रेखा, और ये हो गया मकर रेखा। अब इस स्थिति में क्या होगा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो फिर से इक्वेटर पर लंबवत गिरेगा, तो जिसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, बसंत ऋतु होगा, और नीचे क्या होगा, और नीचे ठंडी रहेगा। तो जो बसंत ऋतु किसको बोलते हैं, जब ना ही ज्यादा ठंडी होता है ना ज्यादा गर्मी होता है, तो उसको बोलते हैं बसंत ऋतु। तो इसमें क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश इक्वेटर पर जब लंबवत गिरता है, यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत गिरता है, तो इसी को बोलते हैं बसंत ऋतु। बसंत ऋतु कहाँ पे आता है, ऊपर की ओर आता है। अब दोस्तों ये जो स्थिति होती है कब होता है, 21 मार्च को, 21 मार्च को ये स्थिति देखने को मिलती है। और जब सूर्य का प्रकाश इक्वेटर पर गिरता है तो उसको विषुव कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, विषुव, विषुव कहा जाता है। तो इसमें भी क्या हो, इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश इक्वेटर पर लंबवत है और यहाँ पे भी लंबवत है, तो यानी कि जो 23 सितंबर और 21 मार्च की जो स्थिति है इसको क्या बोलते हैं, विषुव बोला जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।